जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, बी एजुकेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं उनको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच पाए और शिक्षा के क्षेत्र में जो जन कल्याणकारी योजना चल रही हैं हम उन पर अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आप लोगों तक साझा कर पाएँ। जय भीम, जय मूल निवासी। शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? यदि आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है तो कोई भी साथी कमेंट कर देगा कि यस मेरी आवाज़ मिल पा रही है, तो मैं फिर अपनी चर्चा को इसको शुरू करता हूं। और ये चर्चा है, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम। बहुत से साथी इस श्रेष्ठता के बारे में जानते तक भी नहीं हैं कि ये क्या है, किसके लिए है। ठीक है, तो ये चर्चा आज बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है, इतनी महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को पहले जितना अधिक आप शेयर कर सकते हैं, या जो मैंने लिंक ये पोस्ट किया था उस लिंक को आप अपने ग्रुप में, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको शेयर कर दीजिए। ख़ास तौर पे वहाँ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे 8वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ने के बाद उस कक्षा को पास करके 9वीं में या 11वीं में दाखिला ले चुके हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आपके जानने वाले में कौन सा ऐसा बच्चा है जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और 10वीं में पढ़ रहा है, या 9वीं में या फिर 11वीं में दाखिला ले चुका है। फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि हम बार बार किसी को फ़ोन पे बताते हैं, उससे उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ पाता है और हम भी बताते बताते थक जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोगों के सुझाव पे, काफ़ी लोगों की मांग पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। और इसमें पूरी की चर्चा की जितने सवाल पूछे गए हैं वो भी मैंने नोट किए हैं। और अभी भी आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अभी कमेंट में डाल सकते हैं कि मुझे ये जानकारी चाहिए, या मैं फिर ये जानकारी आपसे लेना चाहता हूं। तो आप अभी कमेंट में ये जानकारी जो भी आप लेना चाहते हैं, अपना सवाल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं उस सवाल को देख लूँगा और उसके बाद फिर मैं उस सवाल का आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो साथियों, आप जो भी आपको लगता है कि ये चर्चा मुझे क्यों सुननी है, मेरा क्या सवाल है, यदि आपका कोई सवाल है तो आप उस सवाल को तो साथियों, सभी लोग अपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर कर लें, फिर मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि बहुत व्हाट्सएप ग्रुपों में इस जानकारी को शेयर किया गया और शेयर करने के बावजूद भी बहुत लोगों ने इस जानकारी पर ध्यान नहीं दिया कि ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। ये ठीक उसी तरीके से कि यदि आप हीरे की पहचान नहीं रखते हैं, यदि आप सोने की पहचान नहीं रखते हैं, तो आपके लिए वो व्यर्थ है, आपके लिए वो बेकार है। तो ये स्कीम कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए कितनी लाभदायक है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाख 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, बहुत मेहनत की जो कमाई होती है उसको खर्च करते हैं। और यदि इस जानकारी से आपके बच्चे के लाख 2 लाख रुपए बच जाते हैं
और आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पहुंच जाता है जो आपका और आपके बच्चे का ख्वाब होता है कि काश मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ पाता। और बहुत से जो लोग हैं हमारे समाज के, वो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस चीज़ को उनको पहुंचने नहीं देती वहाँ तक कि भाई मैं अपने बच्चे को उस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे का ये सपना पूरा नहीं कर सकता। तो साथियों, केवल आपकी ये समस्या है कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर आपको थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस समाज के लोग हैं जिन्होंने आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे पुरखों ने हासिल किया है, हमने हासिल किया है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हासिल करेंगी। तो इसलिए आर्थिक समस्या जो हमारे समाज की है वो एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन आप उस समस्या को इतनी बड़ी समस्या मान के हताश ना हो जाएं कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है या मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूं तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप इतना मनोबल अपना ना तोड़ें कि मेरे पास मतलब पैसे नहीं हैं या मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हूं तो मैं अपने बच्चों का ख्वाब पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं उनके अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो साथियों, आप सीधा पॉइंट पे आते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। जितना आपको शेयर करना था इस वीडियो को शेयर कर चुके होंगे और आप सभी लोग बहुत जागरूक साथी हैं। श्रेष्ठा बहुत नाम चल रहा है इसका, लेकिन किसी ने भी इस पर एक विस्तृत जानकारी देने के लिए वीडियो बनाने की जो कोशिश है वो नहीं की। और ख़ास तौर पे इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं फैलाया जा रहा क्योंकि ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और किसी समाज के बच्चों की ये जिंदगियां बदल देने वाली स्कीम है। तो जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है कि ये पर्टिकुलर किसी समाज के लिए है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग उस स्कीम को रोकने की कोशिश करता है या उस स्कीम का प्रचार ही नहीं करता। और जिस चीज़ का प्रचार नहीं होगा, जिस पे कोई चर्चा नहीं होगी, तो फिर सीधी सी बात है कि ज़्यादा लोगों को वो बात पता नहीं चलती है और बात आई और गई। तो हम बात करते हैं श्रेष्ठा की कि आखिर श्रेष्ठा है क्या। साथियों, इसकी हम श्रेष्ठा की स्पेलिंग की बात करें, SHRESHTA, इसको श्रेष्ठा बोलते हैं। तो श्रेष्ठा एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक स्कीम है और स्कीम का टाइटल दे दिया है श्रेष्ठा। ये एक स्कीम है, स्कीम का पूरा का नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी श्रेष्ठा की फुल फॉर्म है। और श्रेष्ठा एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एक टाइटल है, या लोग उसको समझ सकें, पहचान सकें और जल्दी से उसका नाम ले सकें, तो इसलिए उसका नाम श्रेष्ठा है। अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया कि श्रेष्ठा का मीनिंग है H का मतलब है यहाँ पे स्कीम, फॉर R का मतलब है रेजिडेंशियल, E का मतलब है एजुकेशन, और S का मतलब है स्टूडेंट, और H का मतलब है हाई स्कूल्स, और T का मतलब है टारगेटेड, A का मतलब है एरियाज। तो इस तरीके के श्रेष्ठा का मतलब मैंने आपको बताया कि श्रेष्ठा की फुल फॉर्म इस तरीके से, श्रेष्ठा एक शॉर्ट फॉर्म है। अब ये श्रेष्ठा है क्या? अब ये श्रेष्ठा जो है एक बहुत ही बेहतरीन जन कल्याणकारी योजना है, जो कि आप बात करें कि श्रेष्ठा जो है ये एक स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये 2022 में, 2022 का मतलब ये पिछले साल शुरू की थी। तो बहुत से लोगों को तब भी पता नहीं चली। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसका एक विजन है कि जो समाज वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है या पिछड़े हुए लोग हैं या जो मुख्य धारा में से वंचित लोग हैं, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें उनकी भी भूमिका तय करने के लिए, उनकी हिस्सेदारी तय करने के लिए, उनकी भागीदारी तय करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व तय करने के लिए वो जो डिपार्टमेंट है लगातार कुछ ना कुछ जन कल्याणकारी योजना लेकर आता है। अब क्योंकि ये जो स्कीम है ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो ये भले ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू की है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये जुड़ी हुई स्कीम है, तो अपने आप ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन होता है इसका, और सुपरविजन उसके द्वारा होगा। अब इसका टेस्ट कौन लेता है? इसका टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू करी तो वही उसका टेस्ट लेता है। ये उस मिनिस्ट्री ने भले ही शुरू किया है, और इसका एग्जाम लेने की जो प्रक्रिया है, उसका जो कॉन्टेक्ट है या उसका जो कंडक्ट करने का तरीका है, वो एनटीए कराता है। अब एनटीए क्या है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक तरीके से बात कहें कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे आपकी नीट है, चाहे फिर आपका मतलब क्लैट है, या फिर आपका जो भी आप टेट है, मतलब आप देखेंगे कि मतलब एनटीए क्या क्या जो परीक्षा हैं वो लेता है, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब एनटीए जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो वो एनटीए लेगा। चाहे फिर आपका जेईई है, आईआईटी का एग्जाम है, वो भी वही लेगा। चाहे आपका एनईईटी है, नीट का एग्जाम है, वो भी एनटीए लेगा। तो इस तरीके से आपका कॉमन मैन, चाहे आपका सीएएमएटी है, फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो एनटीए एक ऐसी एक एजेंसी है जो आपके सबसे बड़े जो एजुकेशन सेक्टर को कवर करती है। मतलब जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, या फिर आप जितने भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए आपके प्रतिष्ठित कोर्स हैं, एमबीबीएस है, आईआईटी है, या फिर आपको बात करें मतलब स्पोर्ट की यूनिवर्सिटीज हैं या साइंस की यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सारी यूनिवर्सिटी जो एक तरीके से इसके अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा वो टेस्ट करा के अपना एडमिशन कराती हैं। तो इस तरीके से मैंने श्रेष्ठा पे बताया कि श्रेष्ठा क्या है। श्रेष्ठा 2022 से चल रही है, और 2022 से चलने के बावजूद भी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। एनटीए इसका टेस्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस्टेब्लिश की थी, और एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको सेल्फ सस्टेनेबल जो है उसको रन करना है, ऐसा उसका विजन है। तो इस तरीके से मतलब आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो एक प्रतिष्ठित मंत्रालय है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि मतलब देश का भविष्य तय करता है, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो देश की सबसे प्रसिद्ध एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब तीन, आप देखिए कि तीन एजेंसियां, या मतलब कहें कि दो मंत्रालय एक एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये स्कीम अपने आप में कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। लेकिन जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए ये स्कीम है, वो समाज खुद में इतना जागरूक नहीं है कि इस स्कीम का महत्व समझ पाए। इसलिए साथियों, मैंने कहा कि यदि आपके सामने हीरा है, यदि आपके सामने सोना है, तो आप सोने की परख नहीं रखते हैं, आप हीरे की परख नहीं रखते हैं, तो आपको सोना समझ में नहीं आएगा, वो हीरा समझ में नहीं आएगा। और जिन लोगों के लिए ये स्कीम है, जिस समाज के लिए ये स्कीम है, जिस वर्ग के लिए स्कीम है, क्योंकि वो वास्तव में इतने चीज़ों से दूर रहे हैं कि उनको सीधी सीधी चीज़ें समझ में नहीं आई, इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उन लोगों के लिए ये स्कीम लेके आया है। इसमें उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्योंकि उन लोगों ने एक लंबे समय तक अपने आप को शिक्षा से वंचित देखा है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई जो योजनाएं होती हैं वो उनको इतनी जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है, और उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड है कि जो बच्चे गरीबी से जूझ रहे हैं, और उनका ख्वाब है कि वो देश के बहुत महंगे, देश के बहुत प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ सकें। अब बात करते हैं कि श्रेष्ठा किसके लिए है। साथियों, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुने कि श्रेष्ठा किसके लिए है। ये सवाल बहुत लोगों का था कि श्रेष्ठा किसके लिए है, ये हमको बताइए आप। तो श्रेष्ठा उन लोगों के लिए है जो ये ख्वाब देखते हैं कि भले ही मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, चाहे मुझे 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करनी पड़े, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर। ये स्कीम उन माताओं के लिए है जो ये कहती हैं कि चाहे मुझे अपने जेवर बेचने पड़े, चाहे मुझे खुद भी काम करना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी जरूर।
ये उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा का एक दिन नाम रोशन करूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है। तो साथियों, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो साथियों, इस स्कीम के तहत कक्षा 9 में और कक्षा 11वीं में दाखिला होता है। तो सीधी सी बात है, आप समझिए कि कक्षा 9 में दाखिला होता है तो कक्षा 8 उस बच्चे ने पास की होनी चाहिए। कक्षा 11वीं में दाखिला होता है तो उस बच्चे ने कक्षा 10 पास की होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने इस बार कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं पास की है, ये स्कीम उन लोगों के लिए है। और इस स्कीम के तहत एक चीज आपको समझने की जरूरत है, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो ही बच्चे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और केवल ये शेड्यूल कास्ट के लिए, SC के बच्चों के लिए ये स्कीम है। तो आप ये बातों को समझिए कि जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, जो इस बार 9वीं में दाखिला लेने वाले हैं, जो इस बार 11वीं में दाखिला लेने वाले हैं, या दाखिला ले ही चुके हैं क्योंकि हर जगह रिजल्ट आ चुका है, हर जगह दाखिला हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने इस बार 9वीं में या 11वीं में दाखिला लिया है, तो उन बच्चों के लिए ये स्कीम है। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं तो 9वीं में दाखिला ले चुका हूं, तो अब कैसे मेरा दाखिला होगा। आपका भले ही 9वीं में दाखिला हो चुका है, ये स्कीम थोड़ी सी लेट से निकली है। अब क्योंकि मई में ये स्कीम आई है तो सीधी सी बात है, अपना दाखिला ले लिया होगा। लेकिन जहां पे आपने दाखिला ले लिया है वहां पढ़ते रहिए और इस स्कीम के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराइए और टेस्ट दीजिए और अच्छे नंबर लाइए, अपनी काउंसलिंग कराइए और अपना मनपसंद स्कूल सेलेक्ट करिए। और उसके बाद सिलेक्शन के बाद वहां से अपनी TC कटाइए जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है और अपने बच्चे को फिर वहां पे भेजिए। तो आपको ये 4-5 चीजें समझने की जरूरत है कि ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो 8वीं पास करके 9वीं में जाना चाहते हैं या 9वीं में गए हैं। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करके 11वीं में जाने वाले हैं या 11वीं में जा चुके हैं। ये स्कीम उन परिवार के लिए है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ये स्कीम केवल उन बच्चों के लिए है जो शेड्यूल कास्ट के हैं। तो इस तरीके से आप ये 3 चीज़ें जो है वो मोटी मोटी आप इनको समझ लीजिए। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये स्कीम पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है ये केवल दिल्ली के लिए है या ये केवल केरला के लिए है, ऐसा नहीं है। मतलब पूरे भारत के बच्चे जो 8वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ये स्कीम उन बच्चों के लिए है। और यदि हम बात करें तो आप अपने क्वेश्चन इसमें टाइप करते रहेंगे, मैं आपके क्वेश्चन लिखता रहूंगा। तो इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, तो इसके लिए आप समझिए कि भाई आप शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा जो है इसमें आवेदन कर सकता है। तो आप अपने आप को ये देखें या अपनी जानकारी में ये देखें कि क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसने 8वीं पास करी है, जिसने 10वीं पास करी है और जो शेड्यूल कास्ट का है और जो जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ों को समझिए, वही बच्चा इसका लाभ ले सकता है। और आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए आप श्रेष्ठा स्कीम टाइप करेंगे या श्रेष्ठा.nta टाइप करेंगे, आपकी जो वहाँ पे जो ये वेबसाइट खुलेगी, आप जो है सीधा वहाँ पे जाके एडमिशन कर सकते हैं। गूगल में जैसे ही आप श्रेष्ठा टाइप करेंगे तो श्रेष्ठा स्कीम टाइप करने के बाद श्रेष्ठा.nta.nic.in श्रेष्ठा.nta.nic.in जैसे आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो ये स्कीम खुल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लिखाएगा एक कोने पे, और स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, इस तरीके से वो स्कीम खुल जाएगी। और वहां पे जाने के बाद एक कैंडिडेट एक्टिविटी का पेज आएगा। कैंडिडेट एक्टिविटी के पेज में आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वहां पे जाने के बाद ये एक आपको नए पेज पे लेके जाएगा, और नए पेज पे जाने के बाद
क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहली बार रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है, जैसा जैसा वो पूछते जाए वैसा वैसा आप फॉर्म भरते जाएं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन इस आवेदन को करें, ये कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। अब ये स्कीम कब से चल रही है, तो इस स्कीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मोटी मोटी आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये स्कीम 3 मई 2023 से शुरू हुई है और इसकी लास्ट डेट 24 मई 2023 है। लास्ट डेट आप ध्यान कर लीजिए, लास्ट डेट नोट कर लीजिए कि इसकी लास्ट डेट 24 मई 2023 है। अब 24 मई को आप ये ना सोचें कि मैं 5 बजे ऑफिस से आऊँगा और 7-8 बजे करीब मैं ये फार्म भर दूंगा। 24 मई 2023 को शाम 5 बजे इसकी विंडो बंद हो जाएगी। मतलब 24 मई 2023 को 5 बजे के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यदि आप आवेदन करते करते समय, मतलब 24 मई से पहले आपने आवेदन करते समय कोई गलती कर दी, मान लीजिए कि बच्चे के नाम में आपने कुछ गलत भर दिया, मान लीजिए कि आपने पिताजी के नाम में कुछ गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ में कुछ, आपने कुछ भी डाटा एंट्री में कुछ भी आपने गलत भर दिया, तो 25 और 26 तारीख को इसकी एक करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरते वक्त आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं कि ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है कि वो डॉक्यूमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझता है, मतलब वो दस्तावेजों का महत्व नहीं समझता है। उसके आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, उसके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, उसके आधार कार्ड में उसके माता पिता का कुछ और नाम चल रहा है और स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और चल रहा है। तो यदि आपके साथ में ये समस्या है तो उस समस्या को आप ठीक कर लीजिए और उस समस्या को ठीक करने के बाद आप आवेदन करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि ये समस्या ठीक नहीं हो सकती है, मेरे पास कम समय है। यदि आप ऐसी दुविधा में हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बताऊंगा। लेकिन आप इस स्कीम के तहत आवेदन जरूर करें। आवेदन आप कर पाएंगे, आपको किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि मेरे पास ये दस्तावेज नहीं है, मैं आवेदन नहीं कर सकता, मेरे पास ये दस्तावेज नहीं है, आवेदन नहीं कर सकता। सारे रास्ते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। केवल आपके पास बच्चे का फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये तो आपके पास होगा ही कि आपके बच्चे का फोटो और आपके बच्चे का सिग्नेचर केवल आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका बच्चा 8वीं पास कर चुका है, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। आपके बच्चे का फोटो हो, आपके बच्चे का सिग्नेचर हो। एडिशनल और भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यदि वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं आवेदन नहीं कर सकता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं वो रास्ता बताऊंगा कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो कुछ साइबर कैफे वाले भी ये प्रॉब्लम कहते हैं कि भाई आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। ऐसा है, जिसको जितनी जानकारी होती है वो उस हिसाब से प्रैक्टिस करता है। जब हम समाज के उत्थान के लिए कोई बात करते हैं तो हम गहराई में जाके सर्च करते हैं, गहराई में जाके देखते हैं कि हमारा समाज जब इन सुविधाओं से वंचित है, हमारा समाज वास्तव में बहुत चीज़ों से अनभिज्ञ है, हमारा समाज जो डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, तो उसके लिए क्या रास्ता हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम काम करती है, रिसर्च करती है कि भाई हम इस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरा जुड़े रहें और इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आपके दिमाग में कोई सवाल रहेगा कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके बाद में भी हमसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब बाद में दे दूंगा आपको। तो इस तरीके से आप समझें कि ये 3 मई से स्कीम शुरू हुई है और 24 मई को 5 बजे, ये जो लास्ट डेट है 24 मई है 2023 और 5 बजे इसकी विंडो बंद हो जाएगी। 25 और 26 को करेक्शन विंडो शुरू होगी और 5 जून 2023 को ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इन सिटी में एग्जाम होंगे। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कम से भी कम 4 सेंटर चुनने पड़ेंगे कि आप कौन कौन से सेंटर चुनना चाहते हैं। तो आपको कम से कम 4 सेंटर चुनने हैं। आप 4 सेंटर अपनी इच्छा से, मान लीजिए आप बिहार के हैं तो आप सबसे पहली बात है कि आप बिहार का स्टेट चुनेंगे। आप वहां के किसी डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, तो बिहार के आप व्यक्ति हैं तो बिहार से सबसे पहले स्टेट चुनने के बाद वहां का कोई डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। आप दिल्ली से हैं तो सीधी सी बात है कि आप दिल्ली एनसीआर चुनेंगे, वहां का कोई एग्जाम सेंटर चुनेंगे। आप मान लीजिए कि हरियाणा से तो हरियाणा का कोई हरियाणा चुनने के बाद वहां का कोई डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। तो इस तरीके से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे कि मान लीजिए कि आपने जो पहली चॉइस की है उसमें हमारा कोई सेंटर नहीं बनता है, तो आप फिर दूसरा जो सेंटर है आप कहां लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से आप 4 सेंटर की लिस्ट बना लें कि ये नहीं मैं देख पाया
यहाँ पे नहीं पहुँच पाया तो फिर वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे नहीं पहुँच पाया तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और वहाँ पे नहीं पहुँच पाया तो वहाँ तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन किसी भी हालत में बच्चे को ये परीक्षा देने से रोकना नहीं है, बच्चे को परीक्षा जरूर दिलाना है। तो इस तरीके से आप ये समझें कि 14 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा सारी सिटीज का, और इसका जो एग्जाम होगा वो 18 जून को होगा। आप ध्यान रखिए 18 जून 2023 को इसका एग्जाम होगा। मतलब 8वीं वाले बच्चे भी और 10वीं वाले बच्चे भी, जो 8वीं पास कर चुके हैं 10वीं पास कर चुके हैं, दोनों का एक साथ एग्जाम होगा। तो इस तरीके से 9वीं और 11वीं में जो बच्चे दाखिला लेने वाले हैं, दोनों का एक साथ एग्जाम होगा, एक ही डेट में होगा, 18 जून 2023 को होगा। और ये 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट्स का ये पेपर होगा। और ये पेपर दोपहर में होगा, दोपहर का मतलब 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों की प्रैक्टिस ये होती है कि सुबह को पेपर होता है, लेकिन ये पेपर दोपहर 2 बजे से होगा और शाम को 5 बजे तक होगा। आपको रिपोर्टिंग करने के लिए इन्होंने 12:30 बजे के लिए बोला है, तो आप 12:30 बजे करीब वहाँ पहुँच जाइए, पहले ही पहुँच जाइए, ताकि आप भागदौड़ में कोई चीज़ ना करें। मेरा भी ये मानना है कि आप समय से पहले पहुँचें। 12:30 बजे आप पहुँच जाएंगे और वो धीरे धीरे सारे बच्चों को वेरीफाई करने के बाद, सारे बच्चों को चेक करने के बाद, आप अपना रोल नंबर भी चेक करेंगे, सेंटर भी चेक करेंगे, किस रूम में, वो सारी चीज़ चेक करने के बाद लास्ट बच्चे की एंट्री ये बोल रहे हैं कि 1:30 बजे तक हम सारी एंट्री करा देंगे। फिर बच्चा आपका हॉल में जाएगा, वहाँ पे उसको जो आंसर शीट है, जो भी बुकलेट है वो मिलेगी, और उस तरीके से बच्चा अपनी जो फॉर्मेलिटीज है 10-15 मिनट पहले वो शुरू करेगा। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि 2 बजे से पेपर है तो हम 2 बजे पहुँचेंगे। ज़्यादातर हमारे लोग लापरवाह होते हैं, इस लापरवाही को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर कुछ कर दिखाना है तो आपनो जो ये जो बच्चों के अंदर जो क्षमता है, बच्चों के अंदर जो बुद्धिमत्ता है, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वही बच्चा बन पाता है कुछ जिसके मम्मी पापा भी उसके पीछे खड़े होते हैं, वो बहुत आगे निकल जाता है बच्चा। तो आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो उस गरीबी को इतनी बड़ी समस्या नहीं बनाइए कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, मैंने जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उसके बारे में आपसे बहुत ये चर्चा कर ली है। अब इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होगा, इस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो इस तरीके से हम समझें कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 सवाल आएंगे उसमें। और 100 सवाल में इसमें 4 डिवीजन में उसको किया गया है। मतलब मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और जनरल अवेयरनेस जीके। मतलब जनरल अवेयरनेस जीके एक ही चीज़ है, उसको आप ऐसे समझें। मतलब 4 कैटेगरी हो गई, 4 डिवीजन में उसको पूरे पेपर को बांटा जाएगा। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस जीके। तो मैथमेटिक्स के कितने सवाल आएंगे? मैंने बताया टोटल 100 सवाल आएंगे। तो मैथमेटिक्स के इसमें 30 सवाल हैं, मैथमेटिक्स के 30 सवाल हैं, ध्यान रखें आप। और साइंस के 20 सवाल आएंगे और 25 जो सवाल हैं वो सोशल साइंस के आएंगे और 25 सवाल आपके जीके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। इस तरीके से 25 और 25 50 और 20 70 और 30 100, आपके 100 सवाल हो गए। अब आप ये पूछेंगे कि ये कितने नंबर का पेपर होता है, तो आप 100 × 4 कर दीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 400 नंबर का पेपर होगा। तो सीधी सी बात है कि यानी कि ये आप 30 की बात करेंगे कि भाई मैथमेटिक्स के 30 सवाल आएंगे, तो आप समझिए कि मैथमेटिक्स के 30 सवाल हो गए तो ये 120 नंबर का तो मैथमेटिक्स आएगा इसमें। अब क्योंकि जो आपका साइंस है उसके 20 क्वेश्चन हैं, तो आपके 80 नंबर का साइंस हो गया, और आपके 25 क्वेश्चन सोशल साइंस के आएंगे तो आपका 100 नंबर का सोशल साइंस हो गया, और आपका 25 नंबर का जीके जनरल अवेयरनेस हो गया। तो इस तरीके से आपके 400 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। अब कुछ साथी पूछ सकते हैं कि भाई जो इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही प्रैक्टिस होती है, यही समझ होती है कि आपने कोई सवाल गलत किया तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए केवल वही सवाल करके आना जो सवाल सही होगा। मतलब कोई भी टीचर यही एडवाइज करेगा कि जो भी सवाल सही हो केवल वही करके आना। लेकिन जब हम इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ते हैं, पूरी जानकारी को हम देखते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है बच्चे से कि केवल जो सवाल सही है केवल वही करके आना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो आप तुक्के के लिए तो मैं नहीं कहता कि भाई आपको तुक्का ही मारना है, लेकिन जो सवाल आपके सही हैं, जो सवाल आपके सही हैं वो तो सही हैं, लेकिन जब आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बाकी के सवालों को फिर छोड़ना क्यों? बाकी के सवालों पर भी आप टिक कर दें, और क्या पता उनमें से 2, 4, 5 सवाल भी ठीक हो जाएं तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, मैं कोई नेगेटिव मार्किंग करूंगी या मैंने कोई नेगेटिव मार्किंग कर दूंगा तो मेरा जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, या मेरे जो सही सवाल हैं उसके भी नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों और माता पिताओं, ये बात आपको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपने बच्चों को आप ये समझाएं कि जो बच्चा सही सवाल करेगा तो वो सही तो करना ही है, उसके बावजूद भी किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है। इस तरीके से अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो साथियों, समझने की जरूरत यह है कि जिस बच्चे ने 8वीं पास की है उसका दाखला 9वीं में होगा, तो उसको 8वीं का जो सिलेबस है, जो उसकी एनसीईआरटी की जो क्लास बुक्स हैं उसका वही सिलेबस आएगा, वही मैथमेटिक्स होगा 8वीं क्लास का, वही साइंस होगी, वही एसएसटी होगी, उसी लेवल की जीके होगी। जीके में आप बहुत चीजें हैं जो जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं 8वीं लेवल तक की, वो चीजें कर सकते हैं क्लियर। तो लेकिन मेरा फिर भी यह मानना है कि आप 7th क्लास का भी मैथमेटिक्स, साइंस और 9th का भी थोड़ा ओवरव्यू आप उसमें थोड़ा ले सकते हैं। यदि आपने 7th क्लास और 8वीं का जो मैथमेटिक्स है और साइंस है और सोशल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है, केवल आपने 8वीं लेवल तक का भी, 7वीं 8वीं लेवल तक का भी क्लियर करा हुआ है, तो आपका चयन 100% होगा, मेरा ये दावा है। यदि कोई बच्चा ये कहता है कि आप मुझे 8वीं और 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स में से, साइंस में से, एसएसटी में से कोई भी सवाल पूछ लीजिए, तो मैं ये दावा करता हूं कि उस बच्चे का सवाल अगर सही होता है तो मेरा यह दावा है कि उस बच्चे का चयन जरूर होगा। तो बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि 7वीं और 8वीं का जो मैथमेटिक्स है, उसकी जो साइंस है, उसकी जो एसएसटी है, 7वीं और 8वीं की, यदि उसमें से कोई भी सवाल आता है तो मैं उस सवाल को कर दूंगा। तो निश्चित तौर पर मेरी तरफ से आपको यह आश्वासन है कि आपका चयन जरूर होगा। तो इस तरीके से आपने सिलेबस पे जो बात करनी थी मैंने उस सिलेबस पे बात की है, जो इंपोर्टेंट डेट थी मैंने उससे बात की है। फिर भी कुछ साथियों ने अपने सवाल मुझे भेजे हैं, आप फिर भी जो अपने सवाल हैं वो कमेंट कर सकते हैं, मैं अभी लगातार इस बात पर चर्चा करूंगा। किस स्कूल में दाखिला होगा? साथियों, यदि मैं किस स्कूल की बात करूं तो आप एक स्कूल का नाम सुनिए, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप दूसरे स्कूल का नाम सुनिए, जीडी गोयनका। आप तीसरे स्कूल का नाम सुनिए, दून वैली। मतलब इस तरीके से जो प्रसिद्ध स्कूल हैं, मैं जिनकी फीस की बात करूं कि जिनकी फीस लाखों रुपए से शुरू होती है और जिनकी फीस कई लाख रुपए है, 7-8 लाख रुपए तक की फीस बैठती है, वो स्कूल इस स्कीम के अंदर आते हैं। यदि किसी साथी को वो लिस्ट चाहिए तो मेरे पास वो लिस्ट है, मैं उसको व्हाट्सएप वो लिस्ट कर सकता हूं। तो किस स्कूल में एडमिशन होगा, आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी स्कूल में होगा उस स्कूल की लिस्ट जब आपका बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा तो उस बच्चे की जब काउंसलिंग होगी उसमें वो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। जैसे आप अपने बच्चे का एमबीबीएस में दाखिला कराने के लिए काउंसलिंग करते हैं, या फिर आईआईटी में दाखिला कराने के लिए काउंसलिंग करते हैं, या पॉलिटेक्निक में, या फिर आप आईटीआई में करते हैं, तो इस तरीके से जब आप अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए जो काउंसलिंग करते हैं कि मैं ये स्कूल सबसे पहले लेना चाहता हूं, फिर ये नहीं मिला तो ये लूंगा, इसी तरीके से पूरे के पूरे स्कूलों की लिस्ट जो है आपके सामने होगी, और जो भी आपको अच्छा स्कूल लगे उस स्कूल को आप सेलेक्ट कर लें। और केवल आप एक स्कूल ना भरें, आपको स्कूल भरने की कोई इसमें लिमिट नहीं है, मतलब जितने स्कूल हैं आप उतने के सारे स्कूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप केवल ये ना समझें कि केवल ये स्कूल मुझे लेना है। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा के इसमें 2 स्कूल, बहुत प्रसिद्ध स्कूल, महामाया बालिका इंटर कॉलेज, मतलब जो लड़कियों के लिए बेस्ट एजुकेशन देने के लिए इधर प्रसिद्ध है नोएडा के अंदर, और एक पंचशील बालक इंटर कॉलेज, मतलब दोनों स्कूल बहुत प्रसिद्ध है, नोएडा के हाईफाई सोसाइटी के वो स्कूल हैं, उनकी फीस भी अच्छी खासी फीस है, तो वो स्कूल भी इस स्कीम के अंदर हैं। मतलब लगभग दिल्ली को छोड़ के लगभग हर राज्य का कोई ना कोई स्कूल इसके अंदर कवर्ड है। अब वो स्कूल कौन से हैं आप समझ लीजिए कि वो स्कूल
वो स्कूल देश के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं, सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं जो सीबीएसई के अंदर कवर्ड हैं। और इस स्कीम के अंदर केवल उन्हीं स्कूलों को लिया गया है जिनका पिछले 5 साल यानी कि 2022 से पहले जिनका रिकॉर्ड 100% रिजल्ट देने का था। मतलब जिनका रिजल्ट 100% देने का हो, जिन स्कूलों का, आप उन स्कूलों का स्टेटस समझिए कि आप के शहर में कोई ऐसा स्कूल हो कि ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 100% पास हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल कितना मतलब प्रसिद्ध स्कूल होगा और कितना महंगा स्कूल वो हो सकता है। और यदि वो स्कूल प्राइवेट हो, और यदि वो केवल मतलब डे बोर्डिंग स्कूल है, डे बोर्डिंग का मतलब आपका बच्चा सुबह को जाता है और दोपहर को आता है, इतने में ही आप सोचिए कि उस स्कूल की फीस कितनी महंगी होगी जिस स्कूल का रिजल्ट 100% हो। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 5-6 हज़ार रुपए से उस स्कूल की फीस आपके शहर में कम नहीं होगी। केवल आपका बच्चा जाता है और दोपहर को आ जाता है। और यदि उसी टाइप का स्कूल, उसी कैटेगरी का स्कूल यदि बोर्डिंग स्कूल हो, मतलब वहां पे आपके बच्चे को खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, सहना भी होगा, वहीं पे आपके बच्चे को यूनिफॉर्म भी मिलेगी और जो उसकी बेसिक नीड है उनके लिए भी उसको फैसिलिटी मिलेंगी, वो स्पोर्ट में भी एक्टिविटी, मतलब जितनी भी वहां पे एक्टिविटी जो होती हैं उन सबको वो अवेल कर पाएगा, उनका लाभ ले पाएगा। तो आप ये समझिए कि फिर उसकी जो फीस है वो कितनी ज्यादा होगी। यानी कि डे बोर्डिंग स्कूल की हम बात करें और बोर्डिंग स्कूल की बात करें तो लगभग 4 गुना फीस का अंतर मिनिमम आना ही चाहिए। यदि 5,000 रुपए वो स्कूल लेता है तो ये समझ लीजिए कि वो बोर्डिंग स्कूल है तो कम से भी कम 20,000 रुपए मंथली उस स्कूल की फीस बैठ जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो स्कूल इस स्कीम के अंदर कवर्ड है। तो समझिए कि मतलब वो स्कूल इस स्कीम के अंदर कवर्ड है तो उनकी फीस क्या एक व्यक्ति दे पाएगा? वो व्यक्ति भी नहीं दे पाएगा जिसकी लाख रुपए की तनख्वाह है। और यदि उसके 2 बच्चे जाने हों, यानी कि 2 बच्चे जाने हों और उस स्कूल की पूरी साल की फीस हम 6 लाख रुपए मान लें या 4 लाख रुपए मान लें, तो लगभग 40-50 हज़ार रुपए केवल 2 बच्चों की फीस के लिए वो व्यक्ति देने से पहले सोचेगा। लेकिन आपको ये स्कीम फ्री में मिल सकती है यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझें, बशर्ते आप कुछ करना चाहते हो। इसलिए मैंने कहा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसको बहुत बड़ी समस्या मत बनाइए, इसको अपनी अपंगता नहीं बन पाइए कि मैं चल नहीं पा रहा हूं। यह स्कीम केवल आपके लिए है। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे को वहां पढ़ा पाएंगे जहां लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाला भी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले कई बार सोचता है। तो साथियों, ये जो स्कीम है इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो देश के जो प्रतिष्ठित प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं वो स्कूल इस स्कीम के अंदर कवर्ड हैं, जो मैंने बताया कि जिनका पिछले 5 साल से 10th क्लास का 12th क्लास का 100% रिजल्ट देने का हिस्ट्री है, वो ही स्कूल केवल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कवर्ड किए हैं। तो आपको इस बात में जरा भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को न जाने कैसा स्कूल मिल जाए। और कुछ लोग बोर्डिंग स्कूलों के नाम से बहुत डरते हैं कि मेरा बच्चा वहां चला गया, मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वैसे आप सावित्रीबाई को मानने वाले लोग हैं, आप फूले साहब को मानने वाले लोग हैं, और आप अपने बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम वास्तव में बाबा साहब को आदर्श मानने वाले लोग हैं? क्या हम वास्तव में फूले साहब को आदर्श मानने वाले लोग हैं? क्या हम उन लोगों को आदर्श मानने वाले लोग हैं जिन्होंने पूरे भारत में सामाजिक क्रांति करने का आगाज किया? तो साथियों, अपने बच्चों को यदि महान उद्देश्य हासिल करने के लिए तैयार करना है, महान सफलताएं हासिल करने के लिए तैयार करना है, तो उनको अपनी छाती से दूर भेजने की ट्रेनिंग उनको दीजिए। अपने मन को पक्का करिए, उन बच्चों को पक्का करिए। और जो बच्चे बाहर रह के पढ़ते हैं उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती है, पब्लिक को फेस करने की उनके अंदर एक क्षमता डेवलप होती है। आप देखेंगे कि आप अभी तक नवोदय स्कूल को समझते हैं, सैनिक स्कूल को समझते हैं, या आपके और भी बच्चे हैं जो बाहर रह के पढ़ते होंगे, तो आप उनकी पर्सनैलिटी को देखिए। वो पब्लिक डीलिंग करना सीख जाते हैं, वो अकेले इस दुनिया का सामना करना सीख जाते हैं, वो अकेले इस दुनिया में रहना सीख जाते हैं।
तो एक समझदार और एक जागरूक माँ बाप का भी ये ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा हमारे सामने ही जागरूक हो जाए, अपना जीवन खुद से जीना सीख जाए, अपने निर्णय खुद से लेना सीख जाए। हम ये भी चाह रखते हैं कि हमारा बच्चा खुद से अपने निर्णय लेना सीख जाए, हम ये भी चाह रखते हैं कि हमारा बच्चा खुद से अपना जीवन जीना सीख जाए, और फिर भी हम अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ के चलाना चाहते हैं कि वो हर बात हमारी माने। ये जो डबल सोच है, ये जो आपकी गलत सोच है, मुझे लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है। बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट करिए, उनको इंडिपेंडेंट रहकर पढ़ने दीजिए, और जब आपका बच्चा वहां पे जाएगा तो मैंने बताया कि 3 चीजें इसको कवर कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NTA, और फिर वहां की जो लोकल संस्थाएं, वहां का DM होता है, वहां की जो लोकल स्टेट होता है, वहां का जो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है, मतलब बहुत संस्थाएं होती हैं जो आपके बच्चों को वहां पे कवर कर रही होती हैं, सेफ्टी दे रही होती हैं, सुरक्षा कर रही होती हैं, जो मॉनिटरिंग कर रही होती हैं। तो इस तरीके से जो आपका बच्चा घर में सेफ है, मेरा ये पर्सनल तौर पर मानना है कि आपका बच्चा वहां पे जाते रह के सेफ है। आपको एक भी कहानी ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी किस्सा ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पे उसका बच्चा जो हॉस्टल में रह रहा था, उसके बच्चे के साथ में ये गलत हरकत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जबकि आपको ये दिखाई देगा कि वो लड़की उस स्कूल से आ रही थी और आते हुए रास्ते में जो है वो बस में उस लड़की को डेली कोई ना कोई छेड़ता है या कोई चौक पे सीटी मारता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप ये सोचें कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा तो सेफ है, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको आपको तोड़ने की जरूरत है। तो साथियों, मैंने बताया कि इस स्कीम के तहत कौन से स्कूल कवर्ड हैं, तो आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस स्कीम के तहत देश के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल कवर्ड हैं, जिनकी फीस लाखों रुपए से शुरू होकर 7-7, 8-8 लाख रुपए तक की है। ऐसे स्कूल इस स्कीम के अंदर कवर्ड हैं जो आपके बच्चों को स्पेशल तौर पर IIT में जाने के लिए तैयार करते हैं, नीट में जाने के लिए तैयार करते हैं, मतलब MBBS डॉक्टर बनने के लिए तैयार करते हैं, या आपके बच्चों को NDA में जाने के लिए तैयार करते हैं। जो एजुकेशन आप अपने लोकल में नहीं दिला पाएंगे, आप अपने पास रह के नहीं दिला पाएंगे, आप वो एजुकेशन यहाँ पे अपने बच्चे को भेजकर दिला सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए कितना ये जन कल्याणकारी और कितना कल्याणकारी और कितना महत्वपूर्ण ये आपके लिए एक स्कीम है, इसको आपको समझने की जरूरत है। ये स्कूल सरकारी होते हैं या प्राइवेट, एक साथी ने ये भी सवाल पूछा, तो मैंने बताया कि ये सभी जो स्कूल होते हैं ये देश के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल होते हैं, जो CBSE का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं। क्या जिस राज्य का बच्चा होगा, क्या वो बच्चा उसी राज्य के स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है? ये एक सवाल आया, सवाल जायज है। साथियों, आप ये समझिए कि जैसे हम जब नीट की काउंसलिंग करते हैं या IIT की काउंसलिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश का रहने वाला बच्चा जाके जो है IIT दिल्ली में पढ़ रहा है या फिर किसी राज्य में जाके पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में जाके पढ़ सकता है यदि वो स्कीम ऑल इंडिया लेवल की है। तो साथियों, ये स्कीम ऑल इंडिया लेवल की है। यदि आप बेसिकली बिहार से हैं और आपको ऐसा लगता है कि बिहार का जो स्कूल इस लिस्ट में है वो मेरी समझ से या मुझको अच्छा नहीं लगता, मेरी समझ में वो स्कूल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को जो उत्तराखंड के दून वैली स्कूल में भेजना चाहता हूं, या मैं अपने बच्चे को DPS स्कूल में भेजना चाहता हूं, एक ब्रांड के साथ जोड़ना चाहता हूं, DPS जयपुर में भेजना चाहता हूं, या DPS शिमला में भेजना चाहता हूं, या GD गोयनका सिलीगुड़ी में भेजना चाहता हूं, तो आप अपने बच्चे को वहां पर भेज सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि जिस राज्य का बच्चा है वो उसी राज्य के स्कूल के लिए केवल अप्लाई कर सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आपके बच्चे के बस नंबर अच्छे आने चाहिए। आपके बच्चे के नंबर अच्छे आए, आपके बच्चे ने काउंसलिंग की, आपके बच्चे ने वो स्कूल चुना, और आपने के बच्चे ने जो पहला स्कूल चुना वो स्कूल आपके बच्चे को मिल जाएगा यदि उसकी एलिजिबिलिटी, उसके नंबर, उसकी रैंक उस स्कूल लायक है। इस स्कीम के तहत कौन से स्कूल के बच्चे भर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भर सकते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भर सकते हैं? साथियों, इसमें ऐसी कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है, ऐसा कोई श्रेणी इसमें नहीं बनाई गई है कि केवल प्राइवेट स्कूल के बच्चे भर सकते हैं या सरकारी के भर सकते हैं। बस मैंने बताया कि जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, जो 9वीं या 11वीं में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है,
और वो बच्चा किसी भी राज्य का हो वो बच्चा इसमें भर सकता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोई इसमें मैटर नहीं है। तो इस तरीके से बच्चा आपका चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा है चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, तब भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तब भी आपका बच्चा जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो स्कूल होंगे ये इनमें पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि 8वीं तक आपके बच्चे ने हिंदी मीडियम पढ़ा है तो आप उसको मानसिक तौर पे तैयार कर दें कि उसको 9वीं में जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और मेरा ये मानना है कि हमारे समाज के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बस उनको अवसर मिलने की ज़रूरत है। वो अपनी क्षमता का परिचय देते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। तो आपका बच्चा यदि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लोग भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे समाज क्योंकि गरीबी से जूझ रहे हैं, बहुत ऐसे एरियाओं में हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम ही है, तो आप उन बच्चों का आवेदन इस स्कीम के तहत करें। और आने वाली पढ़ाई जब आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में करेगा, और मेरा ये मानना है कि जब वो 12वीं करके वो बच्चा निकलेगा तो उस बच्चे का जो व्यक्तित्व होगा, उस बच्चे की जो बुद्धिमत्ता होगी, उस व्यक्ति की क्षमता होगी, वो बहुत विशाल होगी और वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएगा। एक सवाल ये पूछा कि कौन से राज्य के बच्चे इस स्कीम के तहत भर सकते हैं। तो मैंने बताया कि किसी भी राज्य का बच्चा हो, ऑल इंडिया का, वो बच्चा इसमें भर सकता है। तैयारी कैसे करें भाई? तैयारी करने के लिए हर कोई बोलता है भाई कठिन परिश्रम करिए, हर कोई बोलेगा। मतलब किसी भी आप अपने दादाजी से पूछेंगे या किसी व्यक्ति से पूछेंगे जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी यही कहेगा कि यदि आपको सफलता पानी है तो भाई कठिन परिश्रम करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, मौज मस्ती में ज़्यादा मत रहिए। मतलब ये बेसिकली कोई भी व्यक्ति ये बात बोल देगा। तो मैं भी यही बात बोलूँगा कि तैयारी कैसे करें। तैयारी का मतलब वही है कि यदि आपको ये टेस्ट वास्तव में पास करना है, जो कि ऑल इंडिया लेवल का ये टेस्ट होगा, तो जो आपका 7वीं और 8वीं का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि आपने 8वीं पास कर ली है तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये कि क्योंकि इसका जो मैंने बताया था कि इसका 18 जून को पेपर होने वाला है, तो 18 जून को जो पेपर होगा इसका, तो सीधी सी बात है कि आपके पास तैयारी का लगभग 1 महीना है। तो आप कठिन परिश्रम करिए, थोड़ा सा मौज मस्ती को कम करिए। 1 महीना आपकी ज़िंदगी को बनाने वाला ये जो समय है, इस समय का सदुपयोग करिए और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का ये मौका है। इसका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन होगा, पेपर पेन से होगा। आपका बच्चा का जहाँ पर सेंटर पड़ेगा, जिस स्कूल में सेंटर पड़ेगा, वहाँ पे आपके बच्चे को प्रॉपर जो है बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, OMR शीट फिल करनी है। इस तरीके से ये जो चीज़ है, आपके बच्चे का जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। कोई और साथी अपना सवाल पूछना चाहता तो पूछ सकता है मैं सवाल, और मेरी जीवन संगनी बबीता बोस जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, वो आपके सवालों को कमेंट में देख रही हैं, मुझे लिख के दे रही हैं, और मैं उन सवालों के जवाब आपको देता रहूँगा। साथियों ने पूछा है कि क्या दिल्ली में भी कोई स्कूल इस स्कीम के तहत है? तो साथियों, दिल्ली का कोई भी बोर्डिंग स्कूल इस स्कीम के तहत नहीं है, और दिल्ली में कोई भी ऐसा बोर्डिंग स्कूल है भी नहीं। और दिल्ली में और कौन से बोर्डिंग स्कूल हैं उसके बारे में मैं अलग से चर्चा बताऊंगा। लेकिन इस स्कीम के तहत कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल हो और बोर्डिंग स्कूल हो और श्रेष्ठ स्कीम के तहत कवर्ड हो। तो दिल्ली वाले लोगों के लिए एक ये उदासी वाली खबर है कि भाई आपके राज्य में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो प्राइवेट हो और बोर्डिंग स्कूल हो और इस स्कीम के तहत कवर। लेकिन हाँ, दिल्ली वाले लोग ज़्यादा घबराए नहीं, उदास न हो। आपके पास में हरियाणा है, आपके पास में राजस्थान है, आपके पास में उत्तर प्रदेश है, आपके पास में उत्तराखंड है, आपके पास में हिमाचल है। आप तो भाई बहुत सेफ जगह बैठे हुए हैं। तो अपने बच्चे का आप हरियाणा में, करनाल में बहुत स्कूल हैं, वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। पंजाब में एडमिशन करा सकते हैं। राजस्थान का मैंने बताया DPS जयपुर, वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। उत्तराखंड में मैंने बताया उत्तराखंड के बहुत स्कूल हैं। दून वैली मैंने बताया, दून स्कूल जिसका नाम फेमस है, दून वैली स्कूल, उस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। साइट कौन सी है जिस पे फॉर्म भर सकते हैं? तो मैंने बताया
आप श्रेष्ठा स्कीम एनटीए भी टाइप कर देंगे गूगल में तो वो भी समझ लेता है कि भाई आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। वो बहुत समझदार साइट है, मतलब गूगल थोड़ा सा समझदार है, आप उसका उपयोग करना सीखिए। और जैसे आप प्रॉपर साइट पे जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए टाइप करेंगे कि भाई ये जो श्रेष्ठा स्कीम की जो प्रॉपर साइट है, आप उसके लिए लिख लीजिए फिर से आप SHRESHTA श्रेष्ठा.nta.nic.in श्रेष्ठा.nta.nic.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, पूरी साइट खुल जाएगी, जिस पे एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का आइकॉन आपको दिखाई देगा, बीच में आपको श्रेष्ठा की स्कीम की फुल फॉर्म दिखाई देगी और साइड में फिर आपका एनटीए दिखाई देगा। और जैसे आप कैंडिडेट एक्टिविटी में नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो ये जो है आपको दूसरी साइट पे ले जाएगा और वहाँ पे जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो फॉर्म डेवलप किया है ऑनलाइन फॉर्म वो आपको भरना है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से दस्तावेज, तो आपका एक सवाल बनता है कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं, और मैं इस सवाल का जवाब आपको बहुत गंभीरता से देने के लिए आपसे ये अपील करता हूं कि आप इसका जवाब भी गंभीरतापूर्वक सुनिए। जैसा कि मैंने स्कीम में बताया, पहले बताया कि जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, 9वीं में आने वाले हैं, 11वीं में आने वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मतलब 3 डॉक्यूमेंट तो यही बन गए कि भाई आपके पास हाई स्कूल की या जो है आपका 8वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट का मतलब आय प्रमाण पत्र। अब हमारे लोग क्योंकि लापरवाह हैं, मेरा तो इन लोगों से डेली का मुकाबला होता है, कई बार कहता हूं कि भाई वो स्कीम निकलने वाली है, आप उसके लिए दस्तावेज तैयार कर लीजिए, सोते रहेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। लापरवाही है बहुत ज़्यादा, मतलब ही नहीं। जब कोई स्कीम आने वाली होती है फिर 5,000 रुपये 10,000 रुपये किसी से उधार लेके दे के वो दस्तावेज बनवाते हैं। ये समस्या समाज की है। तो आपको जल्दबाजी में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए इस वीडियो को आप समझिए कि फिर आप अपने बच्चे का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनानी जरूरी समझी कि आपको ये जो सवाल है, ये आपका सवाल क्लियर होना चाहिए कि कहीं आप जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर दें, अपने 5-10 हज़ार रुपये मेहनत की कमाई को आप जो है ये व्यर्थ में किसी को ना दे दें और किसी से उधार लेके बे मतलब कि कर्जे में ना डूबें। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें बेसिकली आपका बच्चे का नाम होता है, पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है, जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होती है। मैंने आपको बताया कि जो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट में यानी कि आधार कार्ड में या आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम चल रहा है उन सबको मैच कर लें, और आपके बच्चे का जो स्कूल का जो रिकॉर्ड है उसमें मैच कर लें। दोनों में सेम चीज़ें होनी चाहिए। यदि किसके में कोई मिस्टेक है, कोई मिसमैच है, तो आप एक बार मुझसे बात कर लें, फिर भी आपके बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा। आप घबराएं नहीं, बच्चे को धमकाएं नहीं, अपनी वाइफ को ना धमकाएं, या कोई वाइफ जो अपने पति को ना धमकाए कि आप सुनते नहीं हो मेरी ये चीज़ें। उसका अभी जो टाइम है वो निकल चुका है, अभी इस बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी चर्चा करने की इस बात पर जरूरत है कि अभी हमको करना क्या है। तो जब आप बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो सेकंड स्टेप में दूसरी चीज़ें पूछेगा, सेंटर वगैरह पूछेगा, तीसरे स्टेप में कुछ और चीज़ें पूछेगा, आपके बच्चे के नंबर कितने आए ये पूछेगा। तो जो चीज़ें पूछता जाए, जहाँ पे वो जो कंपलसरी कॉलम्स होते हैं वहाँ पे आप भर के आप चलते रहिए। तो लास्ट में जब ये चीज़ फाइनल स्टेप पे आएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन पे आएगा, तो आपके बच्चे का फोटो आपके पास होना चाहिए, आपके बच्चे का सिग्नेचर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो अपलोड होंगी। अब तीसरा जो है शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट किसका? बच्चे का हो तो अच्छी बात है। अब बच्चे का ना हो तो बच्चे के पिता का हो। अब लोग पूछेंगे कि भाई माता का हो, तो माता का नहीं चलेगा। बच्चे का हो या बच्चे के पिता का हो, वो शेड्यूल कास्ट आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो अच्छी बात है, आप जागरूक साथी हैं, अच्छी बात है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके बच्चे का फोटो हो गया, आपके बच्चे का सिग्नेचर हो गया, वो अपलोड होगा।
अपलोड करते वक्त आप थोड़ा सा उसको समझें कि वो एडवांस सिस्टम है, उसका एक प्रॉपर जो है एक साइज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, उस साइज को आप देख लें, उसका एक डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन को आप देख लें और सावधानीपूर्वक किसी भी साइबर कैफ़े वाले से वो फॉर्म भरवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो हमारे साथियों से या हमसे आप बात कर सकते हैं। आपने अपना फॉर्म अपलोड करा दिया, बच्चे का सिग्नेचर अपलोड करा दिया, वहाँ पे फिर तीसरा कॉलम आएगा शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, जो कंपलसरी अपलोड करने के लिए आएगा। अब मैंने बताया, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, तब भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट पे जब आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो वहाँ पे कई तरीके के लिंक होते हैं, अबाउट अस, आवर विजन, इस तरीके से आवर एक्टिविटीज, आवर गैलरी, इस तरीके की बहुत एक्टिविटीज होती हैं। तो इसी तरीके से श्रेष्ठा पे भी एक लिंक है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब जो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमको तो ये डाउट है, ये डाउट है, तो लगभग कोई मेल करता है, कोई कमेंट करता है, कोई लेटर लिखता है, कोई कुछ करता है, कोई ट्वीट करता है। तो इस तरीके से जो उनके डिपार्टमेंट की जो एक IT विंग है, रिसर्च विंग है, उन सारे सवालों को इकट्ठा करती है और अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फिर वहां पे वो उत्तर देते हैं, मतलब पब्लिक के सवाल और उसके सामने फिर उसके जवाब। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 17, उसमें एक सवाल पूछा गया है, इज इट मैंडेटरी टू अपलोड एसी सर्टिफिकेट, यानी कि क्या एसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि यस, अपलोडिंग ऑफ एसी कैटेगरी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, लेकिन एक कंडीशन लगाई हुई है। ये कंडीशन ही आपको समझने की जरूरत है। हमारे लोग मोटा मोटा समझते हैं कि अरे हाँ उसमें लगा हुआ यस, लेकिन यदि कहीं पे भी इफ बट इन एनी कंडीशन आपको समझ में या दिखाई दे जाए तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई कुछ इसमें है, मेरे लायक छूट है। तो इसमें लिखा हुआ यस, अपलोडिंग ऑफ एसी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, लेकिन इन केस द एसी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, यदि किसी केस में किसी व्यक्ति के पास ऐसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये बात समझने की जरूरत है। इन केस द ऐसी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे का या बच्चे के पिता का शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो एप्लीकेंट एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट द कैंडिडेट विल प्रोड्यूस द शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चे को एक अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा या बच्चे के पिता को एक अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा कि मेरे पास अभी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और मैं शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैं एग्जाम के टाइम ये शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा। और आपके शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट देने को कितना समय मिल गया, यानी कि आपके बच्चे का जो एग्जाम है 18 जून को होगा, तो आपको 1 महीने का पूरा लगभग टाइम मिल चुका है। तो 1 महीने में तो मुझे लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके बाद भी आप लापरवाही करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये लापरवाही छोड़नी चाहिए साथियों, क्योंकि बच्चों को कुछ कर दिखाने का आप मौका दीजिए। यदि आपके घर में आपका बच्चा बहुत जागरूक है, पढ़ाई में बहुत तेज है, तो आप उसको पढ़ाइए, जहां तक वो पढ़ना चाहता है पढ़ाइए। समाज के ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका यह दावा है कि यदि समाज का कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो लोग तक ले रहे हैं। मतलब हमारे समाज के इतने अच्छे लोग हैं। यदि आप अपने समाज की बुराई करना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों की बुराई करना चाहते हैं, तो करते रहिए। नेगेटिव चीजें तो आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगी, लेकिन अच्छे लोगों को भी ढूंढना शुरू करिए, अच्छे लोगों की भी सराहना करना आप शुरू करिए। अच्छे लोग भी बहुत हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं जो दिन रात अपने समाज के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम कर रही हैं, कि आपको वो दिखाई नहीं देती। आप नेगेटिव लोगों के लिए बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपको अच्छे लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करते। साथियों, यदि आप अच्छी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपके समाज का, आपके घर का माहौल सकारात्मक बनेगा। आप नेगेटिव चीजों के बारे में बात करेंगे, नकारात्मक व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, तो आपके घर का, आपके खुद का जो दिमाग का माहौल है वो नकारात्मक बनेगा। तो इसलिए अच्छे लोगों को देखिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे लोगों की चर्चाएं करिए, और जो आपकी परिस्थिति आज आर्थिक रूप से कमजोर है उसको बदलने का संकल्प लीजिए और कुछ कर दिखाने का आपको एक आज ये मौका है।
और यदि कोई साथी और भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए अभी हाजिर हूं। कोई सवाल और है क्या? देखिए, सवाल पूछिए, मैं पूरी तैयारी के साथ आपके सामने बैठा हूं, तो आपके सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने बताया कि ये जो स्कीम है कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब दून जैसे स्कूलों में, दून वैली जैसे स्कूलों में मध्यम वर्गीय, मतलब जो लाख रुपए कमाते हैं या बिजनेसमैन लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी उसकी फीस देख के थोड़ा सा रुक जाते हैं। डीपीएस की फीस, अगर डीपीएस आप जयपुर की बात करें, डीपीएस शिमला की बात करें, उसकी फीस आप जीडी गोयनका सिलीगुड़ी टाइप करिए, जो मैं नाम ले रहा हूं जीडी गोयनका सिलीगुड़ी, उसका फीस स्ट्रक्चर आप टाइप करिए, गूगल पर टाइप करिए फीस स्ट्रक्चर जीडी गोयनका सिलीगुड़ी, आप टाइप करिए। पिछले साल 2022 में हमने 8 बच्चों का फॉर्म भरा था। आपको गुड न्यूज ये है कि 8 बच्चों की हमने काउंसलिंग की, 8 बच्चे हमारे लगातार टच में रहे और 8 के 8 बच्चे देश के सबसे अच्छे प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जब उनका हम खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई देता है, उनका चेहरा हमको, तो हमें गर्व होता है कि हमने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। ऐसे बच्चों को हमने इन स्कूलों में भेजा है। मैं आपको सही बोलूं तो जिसके पापा साइकिल की दुकान करते हैं, मतलब साइकिल के टायरों में पंचर लगाने का काम करते हैं, जिसके पापा हलवाई हैं, जिसके पापा डेली बेसिस पे काम करते हैं, ऐसे बच्चों को चुन चुन के हमने जो खोजा है। तो इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन ये आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसकी मदद करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण चर्चा और मुझे आपके साथ करनी है, अब मैं वो कर लेता हूं। अब क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है, बच्चे को वहीं रहना है, सहना है, खाना है, वहीं पढ़ना है, वहीं लिखना है, वहीं पे उसकी दुनिया बन जाएगी। और इस चीज को सुनते ही कि मेरा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में जाएगा, बोर्डिंग स्कूल को लेके न जाने उनको क्या दुनिया लोगों ने दिखा रखी है। भाई, जो दुनिया आपने नहीं देखी वो दुनिया अच्छी है या बुरी है आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको समझाता हूं। मैं खुद बोर्डिंग स्कूल में रहा हूं, या मैं ये कहूं कि मैं हॉस्टल में रहा हूं, घर से बाहर रह के पढ़ा हूं। मेरा खुद का बेटा नवोदय स्कूल में पढ़ रहा है। मैं अपने बेटे को नवोदय स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी अच्छा पढ़ रहा है। मैं हॉस्टल में रहा, मेरी जिंदगी बदल गई हॉस्टल में रहने से। मेरे मम्मी पापा भी मुझ पर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से मैं उस दुनिया के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो दुनिया आपने नहीं देखी, वो दुनिया अच्छी है या बुरी है, इस बात का आकलन आप इस बात पे करिए कि आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जान पहचान में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बोर्डिंग स्कूलों में रह के आए हैं। बोर्डिंग स्कूलों की बात करें हम तो जो गरीबी गांव में हम बात करेंगे तो आपको नवोदय स्कूल में कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा जो नवोदय में रह के आया हो। आप किसी नवोदय में पढ़ के आए बच्चे से बात करिए, आप अपने गांव में बात करिए, तो आपका उसको जो मेंटल स्टेटस है समझ में आएगा, उसका जो डिसीजन मेकिंग जो है लेवल वो समझ में आएगा, वो अपनी जिंदगी को खुद से जीना सीख गया ये समझ में आएगा। यानी कि वो दुनिया अच्छी है, बोर्डिंग स्कूलों की दुनिया अच्छी है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। और जिस बच्चे ने आपके ने 8वीं क्लास पास कर ली है, आप उसको भी अभी भी बच्चा ही समझ रहे हैं और उसको आप अपनी छाती से लगाना चाहती हैं, केवल ये मेरे घर में रहे, मेरे आंखों के सामने रहे, तो आप उस बच्चे का भविष्य बना नहीं रही, उस बच्चे को आप कमजोर कर रही हैं। मेरे भी कई साथी हैं, मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूं, वो कहते हैं हाँ ठीक है प्रदीप भाई हम भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे, और वो सीधा अपने घर में ये बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाले हैं, बोर्डिंग स्कूल में। अब वो तो खुद व्यक्ति तैयार हो गया मानसिक रूप से, उसकी घरवाली तैयार नहीं होती। और यदि पति पत्नी भी तैयार हो गए तो उस बच्चे के दादा दादी को मालूम पड़ा, क्योंकि दादा दादी ज्यादा प्यार करते हैं, अरे नहीं हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को दूर, कुछ हो गया तो, कुछ दिक्कत हो गई तो। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपका बच्चा आपके सामने बीमार नहीं पड़ता? क्या आपके बच्चे को आपके सामने चोट नहीं लगती? क्या आपको आपके बच्चे को आपके सामने बुखार नहीं आता? सब कुछ होता है। इसी चीज को स्वीकारने की जरूरत है कि ये प्रकृति है। हमारे बच्चे को बीमारी भी होगी, बुखार भी होगा, खांसी भी होगा, जुकाम भी होगा, चोट भी लगेगी, सब कुछ होगा। इन्हीं चीजों से आगे बढ़ के हमारा बच्चा एक महान व्यक्तित्व वाला बच्चा बनेगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है साथियों, ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, जहां अपने बच्चों को लोग भेजने का ख्वाब देखते हैं,
वो स्कीम आज आपको फ्री में मिल रही है। इस स्कीम का फायदा उठाइए। 8वीं जो बच्चा कर चुका है, पास कर चुका है, वो कम से कम 13 साल का बच्चा हो चुका है। 13 साल के लोग राजा भी बने हैं। आप हिस्ट्री को समझेंगे तो मतलब आप अपने बच्चे को बच्चा ही समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा इतिहास में झांकने की जरूरत है। 13 साल के जो बच्चे हैं वो राजा तक भी बने हैं, उन्होंने युद्ध जीते हैं। तो आप अपने बच्चों को समझाइए, उनको मानसिक रूप से तैयार करिए, और ये जो प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं इनमें भेज के अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाइए। तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए जो 8वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए। साथियों, आपके पास ये बहुत बड़ा मौका है कुछ कर दिखाने का। इसमें हमारी तरफ से जो भी आप मदद चाहते हैं वो मदद हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी नाना नानी या दादा दादी उस बच्चे को जाने से रोक रहा है, तो मेरा उन पे ये आरोप है। यदि कोई माँ अपने बच्चे को वहां जाने से रोक रही है, उस माँ पे मेरा ये आरोप है। यदि कोई बाप अपने बच्चे को वहां जाने से रोक रहा है और केवल अपने लोकल स्कूल में वहीं पढ़ा के अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता, तो मेरा उस पिता पे ये आरोप है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने समाज का नाम गंदा कर रहे हो, आप अपनी गरीबी के खुद गुनहगार हो, आप अपने पिछड़ेपन के खुद गुनहगार हो। मेरा ये आप पर आरोप है। यदि आप अपने बच्चों को केवल छाती से लगा रखना चाहते हो, आप अपने बच्चों को प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों में या बोर्डिंग स्कूलों में या फिर बोर्डिंग कॉलेजों में या दूर रहकर कॉलेजों में या विदेश जाकर पढ़ने के लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं करते, तो मेरा सीधा सीधा आप पर ये आरोप है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बाबा साहब के अनुयायी होने की नौटंकी कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इसके गुनहगार आप हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने की प्रतीक्षा में आपसे फिर भी ये उम्मीद करता हूं कि यदि आपका फिर भी कोई सवाल बचा है जो आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी, जितने अब तक इसके 2022 से लेके अब तक के जितने भी नोटिस आए हैं, जितने भी सर्कुलर आए हैं, जितने भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट करने के बाद अपने पास रखी हुई है। और आपको एक जानकारी जो मुझे देनी है, 3193 सीटें लास्ट ईयर खाली रह गई थी, केवल 1100 सीटें भरी गई थी। मेरा यह मानना है कि लगभग 4200 या 4500 के करीब सीटें होंगी। आप अनभिज्ञ समाज के व्यक्ति हैं, ये सीधा सीधा इस बात का उदाहरण है कि 3193 सीटें लास्ट टाइम खाली थी, लास्ट ईयर खाली थी। आप ऐसा समाज बनिए कि एक सीट भी निकले तो उसके लिए कम से भी कम आपको ऐसे जुटना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, मुझे ये सीट हासिल करनी है। आपसे ये अपील है, आपसे ये रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाइए। जो माँ अपने बच्चे को केवल अपने छाती से लगा के केवल इस बात से डर रही है कि मेरा बच्चा वहां चला जाएगा, मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके बच्चे का यदि बाल भी बांका हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे। और ये जरूरत नहीं आएगी। हमारे बहुत से साथी हैं जिनकी लड़कियां बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही हैं, जहां पे 5 साल से लगातार 100% रिजल्ट देने का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वहां पे आपके बच्चे को जाने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनकी डिग्निटी का मामला है, उनके स्टेटस का मामला है, उनके रिकॉर्ड का मामला है, उनकी हिस्ट्री का मामला है। और यदि आपका बच्चा थोड़ा बहुत कमजोर भी है पढ़ने में, तो उसको स्पेशल वहां पे प्रोविजन मिलेगा, उसको स्पेशल रूप से पढ़ाया जाएगा। इसलिए साथियों, आपकी लड़की के लिए वो सिक्योर है, आपके बेटे के लिए वो सिक्योर है। और जो एक इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, वो ये है कि यदि आपकी लड़की, जरा भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ये कुछ भी कर सकती है, इसको मौका मिल जाए, तो फिर आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी लड़की वहां चली गई तो कुछ उल्टा सीधा कर देगी, नहीं करेगी। मेरा ये मानना है कि अपनी समाज की बेटियों पे मुझे ये गर्व है, खासतौर पे जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, जो जागरूक हैं, जिनको अपने मम्मी पापा की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, वो लड़कियां सिक्योर अपने आप को रखती हैं और अपना जो टारगेट है उसी की तरफ बढ़ती हैं। उन लड़कियों के लिए 30% सीट, समझिए
कि यानी कि 10 सीट हैं तो 10 सीट में से 3 सीट लड़कियों को मिलेंगी। यदि आपकी लड़की ने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली तो उस लड़की का चयन निश्चित है। और मैं ऐसी ऐसी लड़कियों के फॉर्म भर रहा हूं। मैं जब इस रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, जब उन लड़कियों के चयन होंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा कि ये लड़कियां हैं वो जिनके पापा मतलब साइकिल में पंचर लगाते हैं, दुकान करते हैं साइकिल रिपेयरिंग की, जो एक हलवाई का दुकान करता है, जो एक मजदूरी करता है। मैं उनकी लड़कियों को आपको देख के बताऊंगा, भेज के बताऊंगा कि देखो ये लड़कियां जा रही हैं अपना जीवन बनाने के लिए। और जो आज औरतें, जो आज ये जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, अपने बच्चे को केवल अपनी छाती से लगाए रखने का ये पागलपन कर रहे हैं ना, जो अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, इनको पछतावा होगा 4 साल बाद, जब इनके बच्चे के नंबर कम आएंगे और डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये केवल मतलब हलवाई के बच्चे को, जो एक केवल जो साइकिल रिपेयरिंग करने वाला जो व्यक्ति है, उसके बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, उसके 95 96 नंबर आते हुए देखेंगे, और उसके बच्चे को पहली ही लिस्ट में देश का सबसे अच्छा कॉलेज मिलता हुआ, देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता हुआ देखेंगे। तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी कि कोई प्रदीप भाई पागल था जो इस स्कीम के बारे में लगातार बात कर रहा था और हम नहीं समझे। लेकिन फिर मेरे लिए उन लोगों के लिए एक ही जवाब होगा, चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या। समय ही एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल गई उसमें हम दोबारा नहीं जा सकते। पढ़ने की भी एक उम्र होती है। आप ये सोचें भाई, वो कहावत तो ठीक है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ने की तो उम्र होती है। जो बच्चा 4 साल की जिंदगी दी के और फिर से वो सोचे कि नहीं मैं अब जो है 5-6 साल बाद फिर से 8वीं करूंगा, फिर से 10वीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो साथियों, अपने बच्चों का भविष्य आप लोग बनाएं, इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से मैंने आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के साथ साझा करनी थी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करनी थी। उन सभी साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना ये कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया और इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक शेयर किया। और मैं कोशिश करूंगा कि इस पे आपके और भी जो सवाल आएंगे उनकी छोटी छोटी वीडियो में बना के आप लोगों के साथ साझा करता रहूं। और हमारा एक चैनल है, उस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं अपने समाज के बच्चों को लेके, अपने समाज की जो समस्याएं हैं उनको लेके। बी एजुकेट सिंपल, जो एक हमारा जो सिंपल एक नारा है आंदोलन का, बी एजुकेट, तो उसी नाम से मैंने एक YouTube चैनल बनाया हुआ है। आप बी एजुकेट YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मतलब मैं आपसे ज़्यादा ये भी नहीं कही भाई मैं प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मेरा कोई प्रोफेशन का काम नहीं है। बाबा साहब की बदौलत मतलब मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं कि मेरा जीवन यापन सही चल रहा है। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी की जो संकल्पना है, पे बैक टू सोसाइटी का जो एक विचार है, बामसेप ने मेरे अंदर ऐसा डाल दिया है कि भाई जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ देते रहना है, अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ देना है, अपने धन से कुछ ना कुछ देना है, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए करते जाना है। ये हमारा संकल्प है। इसके लिए मैं बामसेप को और उन तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे फूले अम्बेडकर आंदोलन से जोड़ा और एक सामाजिक व्यक्ति बना दिया। तो साथियों, आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय मूल्यवासी।